नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं गुलाम वंश और गुलाम वंश के शासक, उसके बाद हम लोगों ने खिलजी वंश और खिलजी वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो है उससे आगे यानी तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे और तुगलक वंश के शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तुगलक वंश जो था 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासनकाल रहा और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जब खिलजी वंश के अंतिम शासक जो थे खुसरो वगैरह, तो उनके शासनकाल के समय ही ये सक्रिय हो गया था। और जब खिलजी वंश का पतन हो रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जो अलाउद्दीन की सत्ता को लंबे समय तक संगठित और एकत्रित तरीके से चला पाए। उसके बाद के सभी शासक लगातार उस विस्तृत क्षेत्र को एकजुट नहीं रख सके, जिस अंत में छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो खुसरो को हटाकर यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक अमीरों के प्रयास से, अमीरों के सहयोग से, उनके समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बना। और जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो इसका एक बहुत ही वास्तविक नाम जो है गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। और गाजी मलिक, गाजी एक उपाधि होती है, एक पदवी होती है। गाजी उसे कहते हैं जो गैर धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, या सीधी सीधी आपकी भाषा में बता दूं, हत्या करने वाले को ही गाजी कहते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद से ही इसके दिमाग में ये बात आने लगी थी कि कभी ना कभी मुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है। और जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने अलाउद्दीन को अपना आदर्श मानते हुए, अपना आइडियल मानते हुए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने कहा भी कि मैं अलाउद्दीन की कृपा से मैंने ये पद ग्रहण किया है जहां आप मुझे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी जो है जब गयासुद्दीन तुगलक को मिली तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना आइडियल माना, अपना आदर्श माना और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया। जो सत्ता टूट चुकी थी, विघटित हो चुकी थी, उसको एक बार पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया। जैसे कि उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। सत्ता का एकीकरण करना, हमने आपको बताया, सब टूट चुका था, विघटित हो चुका था। उन सभी क्षेत्रों को दोबारा विजित करके सुल्तान की गरिमा को पुनः स्थापित करना था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य थे, ऐसे शासक थे जो सुल्तान को टैक्स नहीं अदा कर रहे थे, तो उनसे टैक्स को वसूलना ये भी इसकी एक जिम्मेदारी रही। इसके बाद यदि हम बात करें इसके प्रमुख अभियानों की, तो तेलंगाना इसका अभियान बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, इसकी माता जाट और पिता तुर्क थे। तो यानी कि ये हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ था। इसके अभियानों की बात करें तो इसका सबसे पहला अभियान था तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान के लिए इसने अपने पुत्र जूना खां को भेजा। और जब जूना खां को भेजा उस समय तेलंगाना का शासक रुद्र प्रताप देव था। तेलंगाना का शासक रुद्रदेव प्रताप था और इसको पराजित कर दिया इसने। और इसको पराजित करके रुद्र प्रताप देव को जब पराजित कर दिया तो तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। अच्छा, रुद्र प्रताप देव
की मदद की थी जाजनगर के शासक भानु द्वितीय ने। तो जब इस क्षेत्र को भी विजित कर लिया तो यहाँ से वापस जाते समय तो इसने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय पर भी आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया। और इसको जीतने के बारे में जो जानकारी है वह राजमुंद्री अभिलेख से मिलती है। राजमुंद्री अभिलेख में ही जूना खां को दुनिया का खान भी कहा जाता है। राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान के नाम से जाना जाता है। ये वही जूना खां है जो आगे चलकर क्या बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जाजनगर से होते हुए फिर इसने ये दिल्ली पहुंचा और इसके बाद एक अभियान बंगाल पर किया। बंगाल का अभियान, बंगाल में क्या था कि दो शासक आपस में ही लड़ रहे थे। शासकों का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गयासुद्दीन बहादुर और नसीरुद्दीन। ये आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने दिल्ली खबर भेजी और खबर भेजने के बाद गयासुद्दीन तुगलक से मदद मांगी और कहा यदि आप हमें बंगाल का राज्य दिला देते हैं तो हम आपके दास के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात दिल्ली को टैक्स अदा करेंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो तुगलक ने सहायता की नसीरुद्दीन की और गयासुद्दीन बहादुर को पराजित कर दिया। इस प्रकार से बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा इसका एक अभियान इधर ध्यान रखना, मिथिला, ये तिरहुत, मिथिला में एक जगह पड़ती है तिरहुत, तो ये तिरहुत का अभियान इसने किया। वहाँ के राजा हरिदेव को पर आक्रमण किया और हरिदेव पर जब आक्रमण किया तो हरिदेव भाग गए। तो जब ये भाग गए हरिदेव तो ये मिथिला का राज्य अहमद खां को देकर सुल्तान पुनः दिल्ली वापस चले आए। इतिहासकार लिखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा किताबों में कि इनकी मृत्यु मचान से गिरकर हो गई। इनकी मृत्यु लकड़ी की एक मचान से गिरकर हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के समीप 6 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ती अफगानपुर। कितनी दूरी पर? मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर। तो 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है अफगानपुर में। जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था दिल्ली तो शाम हो गई। तो शाम होने के कारण वहाँ पर एक लकड़ी का महल बनाया गया और वहीं पर रुक गए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी तो 6 किलोमीटर तो दिल्ली आ जाते, तो वहाँ क्यों रुक गए? कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अफगानपुर में हाथियों की दौड़ होनी थी, तो सुल्तान को हाथियों की दौड़ देखनी थी। तो उसी दौड़ को देखने के लिए गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में रुके हुए थे। अचानक लकड़ी का मचान गिर गया जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मौत हो गई। यहाँ पर ध्यान देना, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसके लिए गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां को जिम्मेदार मानता है। इब्न बतूता मानता है कि पिता को षड्यंत्र के चलते मारकर दिल्ली का सुल्तान बनना मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य था, जिसकी वजह से उसने लकड़ी का मचान गिरवाया। जबकि एक इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि बिजली के गिरने से मचान टूट गया था। बहरहाल जो भी हो, ना तो हम थे ना आप थे। इतिहास में जो लिखा है उन बातों को हमको पढ़ना होगा। किसी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उस मचान को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अहमद याज, ये उस मचान को बनाया था इसने। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मचान निर्माण करता। ठीक है।
अच्छा, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया, डाक प्रणाली को सुदृढ़ करवाया। ध्यान रखना, यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। एक तो ये बनेगा सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद ध्यान रखना, डाक प्रणाली को इसने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बहुत मजबूत किया और व्यवस्थित किया। इतिहासकार लिखते हैं कि एक दिन में देवगिरी से दिल्ली तक, सॉरी 4 दिनों में देवगिरी से दिल्ली तक डाक पहुंच जाती थी। इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग व्यवस्था बनाई थी। डाक व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। निर्धनों की सहायता का प्रबंध, उस समय जो गरीब होते थे उनके लिए केंद्रों की स्थापना की। किसी भी निर्धन को कोई समस्या है तो उन केंद्रों पर जाकर वह निर्धन अपनी समस्या बताकर उसको सॉल्व करवा सकते हैं। इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर भी बसाया, वहीं पर इसका मकबरा है। इसने ठेकेदारी प्रथा को बंद करवाया। इतने सारे इसके कुछ अचीवमेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगली वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और अन्य शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना व्यू दें, और साथ में ये भी बताएं इसमें क्या क्या और जोड़ दिया जाए जिससे आपके लिए और उपयोगी साबित हो ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।